हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी इंग्लिश के पेपर के प्रेजेंटेशन को अच्छा कर सकोगे। मैंने एक टिप की लिस्ट भी बनाई है जिससे आपको मैं बताऊंगा कि आपको अपने पेपर प्रेजेंटेशन को कैसे अच्छा करना है। तुम्हारा पॉइंट नंबर 1 से ही मैं शुरू करता हूँ। पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स क्या है? अंडरस्टैंडिंग हैंड राइटिंग। तो देखिए, आपकी हैंड राइटिंग बहुत ज़रूरी होती है आपके पेपर को समझने के लिए। मेरे सर थे, वो भी एग्जामिनर थे, वो भी बोर्ड का पेपर चेक करते थे। मैंने उनसे पूछा, सर क्या गुड हैंड राइटिंग, अच्छी हैंड राइटिंग, स्टाइलिश हैंड राइटिंग नेसेसरी है? तो उन्होंने कहा था, नहीं बेटा, हैंड राइटिंग आपकी सिर्फ समझने लायक होनी चाहिए। ऐसी हैंड राइटिंग जो एग्जामिनर को समझे, वैसी ही हैंड राइटिंग आपकी होनी चाहिए। बस उससे अलावा आपको बाकी कोई हैंड राइटिंग की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि ये मेरी हैंड राइटिंग कैसी है, अच्छी है, नहीं है, सिर्फ समझने लायक है, ख़त्म। आपकी हैंड राइटिंग एग्जामिनर को समझने को होना। फिर अगर हम बात करें तो हमारे सेक्शन को कैसे लिखते हैं, पेपर को किस तरीके से लिखते हैं, किस तरीके से पेपर को लिखना है, पेपर प्रेजेंटेशन करना है, उसके भी मेरे पास है। देखो, मैं आप मेरा खुद का पेपर दिखाता हूँ, जो मेरा स्कूल का पेपर है, जिसमें मुझे 80 आउट ऑफ 75 मार्क्स मिले थे। मतलब बोर्ड में कितना होता है 95, लेकिन मुझे बोर्ड में 88 मार्क्स मिले थे 100 आउट ऑफ। ठीक है, देखिए ये सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 आपको कैसे लिखना है? सेक्शन 1 लैंग्वेज स्टडी, लैंग्वेज स्टडी। फिर आपको यहाँ पर ये थोड़ा अलग तरीके से लिखा है मैंने। आपको यहाँ पर ऊपर डालना है क्वेश्चन 1, फिर नीचे ए लिखना है। ठीक है, फिर ऐसी एक लाइन आपको खुद गिराना पड़ता है, एक लाइन। ठीक है, ये वाली दी रहती है, ये वाली लाइन दी रहती है, आपको ये वाली लाइन खुद गिराना पड़ता है आपके आंसर शीट में जो आपको बोर्ड में मिलती है। फिर आपको इस तरीके से पेपर प्रेजेंटेशन करना है जैसे आप लिखते हैं। देखिए, और आपके लिए मैं लैंग्वेज स्टडी की अगली वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको लैंग्वेज स्टडी को किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, किस तरीके से आप 10 आउट ऑफ 10 मार्क ले सकते हैं लैंग्वेज स्टडी में, उसके बारे में मैं बताऊंगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 डाला, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4 इस तरीके से, और फिर यहाँ पे आंसर लिखा तो उसके नीचे एक अंडरलाइन भी किया हो। ठीक है, एंड जैसा हमें यहाँ पर दिया था वैसा ही मैंने यहाँ पे किया। फिर मैंने सेकंड लिखा, यानी क्वेश्चन लिखा, तो फिर मैंने यहाँ पे एक लाइन गिरा दिया। ठीक है, एग्जामिनर को समझने के लिए। फिर कैसे लिखा मैंने, बरोबर अपने सिस्टमेटिक पैटर्न में लिखा हो। ओके, अब हमारे लिस्ट में बढ़ते हैं। हमारे लिस्ट में क्या था? रीड क्वेश्चन केयरफुली। हाँ, आपका जो पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन होता है, आपको उसे केयरफुली पढ़ना है। अगर आप कुछ उस क्वेश्चन को केयरफुली नहीं पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन समझेगा नहीं और आप उसका आंसर नहीं लिख पाएंगे। वैसे ही मैं आपको एक पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन दिखाता हूँ। जैसे कि ये देखो, ये पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन, इसमें क्या है? आपका क्वेश्चन है, स्मॉल पॉक्स इज अ डिसीज। स्मॉल पॉक्स ए डिसीज है, राइट एनी अदर नेम ऑफ 4 डिसीज, राइट 2 सिम्टम्स ऑफ एनी वन ऑफ इट। इसका मतलब आपको समझने को होना। मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। स्मॉल पॉक्स ये डिसीज है, आपको ऐसे ही 4 डिसीज के नाम लिखने। जैसे हमने लिख लिया टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू और कैंसर, ऐसे ही कुछ लिख दिया। ठीक है, 4 डिसीज हो गए हमारे। अब क्या बोल रहा है हमें? 2 सिम्टम्स लिखो। अब यहाँ पे 2 सिम्टम्स लिखो ऐसा बोल रहा है, तो आप इसके 2 लिखोगे, एक डिसीज के, इसके 2 लिखोगे, इसके 2 लिखोगे। आपको ऐसा नहीं बोला यहाँ पे, आपने जो 4 डिसीज लिखी है उनमें से किसी एक डिसीज के 2 सिम्टम लिखना है, ऐसा हमें बोला है। अगर आपको समझेगा नहीं तो आप लिख नहीं पाओगे, इसलिए आपको क्वेश्चन समझने को ना, इसलिए उसे केयरफुल रीड करना है। फिर हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। वो होता है जब हम पर्सनल रिस्पॉन्स के आंसर को लिखते हैं तो उसे आपको दोबारा पढ़ना है। आप कोई भी आंसर लिखते हो तो उसे दोबारा आपको पढ़ना है। अगर क्योंकि आप वहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हो या आपका कुछ वहाँ पर बराबर नहीं रहता, ऐसा होता है। मैं आपको अपना एक आंसर दिखा देता हूँ। ठीक है, ये पर्सनल रिस्पॉन्स का आंसर है, A5 आप देख सकते हो यहाँ पर, आपको दिख रहा है पर्सनल रिस्पॉन्स का आंसर ये। और यहाँ पर जो आंसर जो है ना, हमेशा पर्सनल रिस्पॉन्स का आंसर हमेशा पॉइंट में लिखिए। 1 2, अगर 2 मार्क का होता है पर्सनल रिस्पॉन्स तो आपको 4 पॉइंट लिखना है मिनिमम। आप 5-6 भी लिख सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट 5 पॉइंट लिखा हो। ठीक है, और सिंपल तरीके में आपको आंसर लिखना है। इंग्लिश में बहुत सिंपल तरीके से लिखना होता है। पर्सनल रिस्पॉन्स आपको हिंदी मराठी में भी होता है। ठीक है, आपको सिंपल तरीके से आंसर लिखना होता है पॉइंट्स में। जैसे कि इसका क्वेश्चन क्या था, इसका क्वेश्चन नहीं है मेरे पास, सिर्फ आंसर है। आप आंसर इस तरीके से आपको सिस्टमेटिक तरीके से आंसर लिखना है। देखो, मुझे 2 आउट ऑफ 2 मार्क मिले पर्सनल रिस्पॉन्स में। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? नेक्स्ट टॉपिक आता है राइट फास्ट। आपको क्या करना है
कि आपको जब भी आप आंसर लिखते हो तब फास्ट लिखना है। आपको जो पेपर है आपको फास्ट लिखना है कि आपका जो पेपर है वो 3 घंटे में हो जाए। आपका पेपर बहुत बड़ा होता है, इसलिए आपको अपनी राइटिंग स्पीड को बढ़ाना होगा। ठीक है, आपको हैंडराइटिंग कैसी चाहिए, सिर्फ समझने लायक चाहिए। जैसे मेरी हैंडराइटिंग कैसे समझने लायक है, यानी एग्जामिनर को समझे। आपको अपनी राइटिंग फास्ट लिखना है। ठीक है, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो वो पेपर प्रेजेंटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपनी आंसर शीट। जब आपको बोर्ड में या स्कूल में आंसर शीट मिलती है तो आपको उस आंसर शीट को कुछ नहीं लिखना है, उसे चेक कर लेना है वो आंसर शीट सही सलामत है ना, फटी तो नहीं है, उस पर कोई दाग तो नहीं है, आपको चेक कर लेना है। अगर आपने उसे चेक नहीं किया और उसके ऊपर अपना रोल नंबर लिख दिया तो फिर वो आंसर शीट वापस नहीं होती, आपको दूसरी आंसर शीट नहीं मिलती। इसलिए आपको जब भी आंसर शीट मिले तो आपको पहले उसे पूरे तरीके से चेक करना है, फिर ही रोल नंबर लिखना है। अगर वो ख़राब होगी तो आप उसे वापस कर सकते हैं, कोई पेज फटा होगा या दाग होगा तो वापस कर सकते हो उसे आप। ठीक है, फिर अगर हम जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे तो वो होता है सॉल्व पीवाईक्यूज एंड ग्रामर राइटिंग स्किल। ठीक है, यानी आपको पीवाईक्यूज यानी आपको ये जो पेपर है ये 2025 का है। ठीक है, 2025 का पेपर है, आपको 2024 का, 2023 का, 2022 का ये सब पेपर सॉल्व करना है। फिर आपको अंदाजा लग जाएगा कि पेपर कैसे आता है, किस तरीके से आता है। और आप यूट्यूब चैनल पर आप यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हो टॉपर्स की आंसर शीट, वहाँ पर भी आपको पेपर प्रेजेंटेशन दिख सकता है। आपको मैं वीडियो के अंत में अपनी ये जो आंसर शीट है ये दिखाऊंगा, किस तरीके से पेपर प्रेजेंटेशन मैंने किया था उसके बारे में दिखाऊंगा। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बोनस टिप है। यहाँ पर अगर आप हमारी वीडियो पर नए आए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में थोड़ा ज्ञान मिल सके। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, रीड क्वेश्चन फर्स्ट देन पैराग्राफ। हाँ, तो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका इसके अंदर बताया गया है। आपका टाइम किस तरीके से बचेगा उसके बारे में आपको इसमें बताया हूँ। अगर आप मैं जैसा बताऊँगा वैसा करेगा तो आपका बहुत टाइम बच जाएगा। तो ठीक है, जो नॉर्मल स्टूडेंट होता है वो क्या करता है कि पहले पैराग्राफ को पढ़ता है, फिर वो क्वेश्चन को पढ़ता है, फिर वो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद फिर पैराग्राफ में आता है उसका आंसर ढूंढने को। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ही पहले ही आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है, यानी कौन क्वेश्चन क्या है, फिर क्वेश्चन को आपको पढ़ लेना है, ध्यान में रखना है, फिर आपको पैराग्राफ पढ़ना है। जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा और आपको इस क्वेश्चन का आंसर यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, वैसा ही है। ये टिप्स थी आपके टाइम को बचाने के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए टिप थी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए किसी बोर्ड के टॉपर की आंसर शीट का रिव्यू करूँ या आपको बताऊँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है राइट पर्सनल रिस्पॉन्स इन पॉइंट्स। यानी मैंने आपको पहले ही बता दिया हूँ कि आपको जो पर्सनल रिस्पॉन्स का जो क्वेश्चन होता है उसको आपको पॉइंट्स में लिखना है, उसका आंसर आपको पॉइंट्स में लिखना है। 2 मार्क का है तो आपको मिनिमम 4 पॉइंट लिखने पड़ते हैं, लेकिन आप 5 पॉइंट लिखिए। अगर 3 मार्क का है तो मराठी हिंदी में अगर रहता होगा, मराठी में रहता है 3 मार्क का, 3 मार्क का है तो आपको 6 पॉइंट लिखना पड़ता है, लेकिन आप 7 से 8 पॉइंट लिखिए, ऐसा मैं आपको कहना चाहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पेपर प्रेजेंटेशन टिप खत्म होती है। और मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि मैं आपको अपना जो पेपर है वो दिखाऊंगा पूरा। ठीक है, ये मेरे स्कूल का पेपर है जिसमें मुझे 80 आउट ऑफ 75 मार्क्स मिले थे। किस तरीके से मैंने इसके अंदर पेपर प्रेजेंटेशन किया है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी इस वीडियो के अंदर। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अभी ही। देखिए मेरा पेपर है, तो यहाँ पे रोल नंबर वर्क सब लिखा है मैंने। यहाँ पे क्या किया मैंने, एक लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ किया था। ओके, और यहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से मैंने लिखा था, सेक्शन को लिया और सेक्शन को लिखा और उसको एक डब्बे में बंद कर दिया पेंसिल से कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डाला मैंने 1 2 3 4, देख सकते हैं आप पेपर है। फिर हम नेक्स्ट गया तो यहाँ पर एक्स्ट्रा के मार्क्स से 6 यहाँ पे ख़त्म हो गया। फिर बी आया तो फिर यहाँ से मैंने यहाँ से लाइन लिया। ठीक है, फिर बी लिखा 1 2, सिस्टमेटिक तरीके से लिखा है। ओके, फिर जब हम नया क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 2 या क्वेश्चन 3 या सेक्शन जब शुरू करते हैं तो उसे हमें न्यू पेज से शुरू करना होता है, ये ध्यान रख दीजिए। ठीक है, ये ध्यान रखिए आप। और आपका जो सेक्शन है वो आप किसी भी सेक्शन के बाद लिख सकते हैं। सपोज मैंने सेक्शन 1 लिखा, फिर उसके बाद मैंने डायरेक्ट सेक्शन 6 लाया, ऐसे आप भी कर सकते हैं।
और आपको एक ट्रिक बताता हूँ मैं, आपके एग्जामिनर को पेपर प्रेजेंटेशन के साथ आपको आपका दीवाना करने का। देखिए, अगर आप स्टार्टिंग के पेपर के 2 से 3 पन्ने सिस्टमैटिक तरीके से यानी एकदम सुंदर तरीके से लिखते हो तो एग्जामिनर का जो दिमाग है वो आपके पेपर में फिट हो जाता है कि ये बंदे ने कितना अच्छा पेपर लिखा है, कितना अच्छे तरीके से पेपर प्रेजेंटेशन की है। फिर आप बाद में कोई भी चूक या गलती करते हो तो वो आपकी गलती को नज़रअंदाज कर देता है। और मैं हमेशा ऐसा ही करता था, सेक्शन 1 लिखने के बाद सेक्शन 6 लिखता था स्किल डेवलपमेंट का, क्योंकि स्टार्टिंग के 2-3 पन्ने अगर मेरे सर को अच्छे लगे तो फिर उनका दिमाग जो है वो मेरे पेपर को बिल्कुल काबू कर लेता था। फिर उनको लगता था कि इसका पेपर कितना अच्छा, फिर मैं आगे कोई भी गलती करूँ तो उस गलती की तरफ वो ध्यान ही नहीं देते थे। ये बहुत सीक्रेट ट्रिक है दोस्तों, याद रखो, ठीक है। फिर यहाँ पे सेक्शन लिखा मैंने, क्वेश्चन नंबर 7 उस तरीके से ही सिस्टमेटिक तरीके से ही अब देख सकते हैं। फिर सेक्शन 2 क्वेश्चन ए आप नीचे लिख सकते हो, आपको ए नीचे लिख सकते हो। स्कूल में या बोर्ड में वैसा ही, बोर्ड में आपको ऐसा 2 लिखना पड़ेगा, वो ए इसके नीचे लिखना पड़ेगा, ठीक है। सेक्शन 2 है, सिस्टमेटिक तरीके से मैंने किया हो और डायग्राम को भी अच्छी तरीके से ड्रॉ किया था मैंने। ये बॉक्स है और आपको ये सिनोनिम्स या एंटोनिम्स लिखना पड़ता है, A4 A5, ठीक है। देखिए पर्सनल रिस्पॉन्स पॉइंट में लिखा है, 5 पॉइंट लिखता था मैंने भी, ट्रू फॉल है B2। देखिए अच्छे तरीके से मैं हमेशा 4 या 5 पॉइंट लिखा हूँ पर्सनल रिस्पॉन्स में। पोएट्री, और ये क्या है हमारा, पोएट्री में ही कुछ आता है वैसे देख के लिखना पड़ता है। ये हमारा राइम स्कीम लिखना पड़ता है इसमें, राइमिंग वर्ड। फिर यहाँ पर आपको एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम की टिप देता हूँ मैं। देखो आपको कैसा करना है, आप क्वेश्चन नंबर डाले तो नेम ऑफ द पोएम आपको ऐसा लिखना है, ठीक है, पोएम लिखना है, नेम ऑफ द पोएट ऐसा लिखना है, राइम स्कीम आपको इस तरीके से लिखना है, फिगर ऑफ स्पीच आपको हमेशा अलिट्रेशन लिखना है, क्योंकि हर एक पोएम में अलिट्रेशन होता ही है। ऐसी कोई पोएम नहीं है जिसमें अलिट्रेशन नहीं है। आपको फुकट का कोई फिगर ऑफ स्पीच की कोई करने की ज़रूरत नहीं है, कोई देखने की ज़रूरत नहीं है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, बस आना है यहाँ पे अलिट्रेशन लिख देना है। फिर आपको थीम लिखना है, आपको तो थीम है ना, अगर आप थीम भी चाहते हो सारे पोएम का तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। सारे पोएम का इजीली यानी आसानी से पार्ट होने वाला थीम बनाऊंगा, और आपको थीम या पार्ट कर लेना, आपको 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स मिलते हैं। और मेरे सर ने यहाँ पे गलती से 3 मार्क्स लिख दिए थे लेकिन 2 है, ठीक है। फिर हम आते हैं सेक्शन 4 पे, नॉन टेक्सुअल पैसेज। ऐसा पैसेज होता है जो आपके टेक्स्ट बुक से नहीं होता है, ये कहीं और से आता है, ठीक है। यहाँ पर हाँ, और आपका समरी का बताता हूँ। जब भी आप समरी लिखते हो तो उसको एक बॉक्स के अंदर फिट किया करो और उसको टाइटल देना कंपलसरी होता है। जैसे आपकी जो समरी है उसके अंदर कौन सा वर्ड बहुत बार कॉमन है यानी कौन सा ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है उस वर्ड को देखना है। ये एक समरी थी उसके अंदर पिकॉक वर्ड बहुत बार रिपीट हुआ था, तो मैंने क्या लिखा, पिकॉक लिखा और डैश दिया। फिर क्या लिखा, पिकॉक क्या होता है, पिकॉक अ ब्यूटीफुल बर्ड, तो उसके बारे में लिखा, एक लाइन स्टार्टिंग की 2 लाइन लिख दिया, फिर उसके बारे में इतना ही लिखा है। आपको ये कितने लाइन का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 से 10 लाइन में आपको समरी लिखना होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा लेटर। मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मल लेटर लिखा था, आप फॉर्मल लिख सकते हो। और इन्फॉर्मल लेटर लिखने की एक ट्रिक होती है, क्यों वैसे पता है आपको ये तो देख के लिखना होता है पेपर से, ये भी आपको कोई उतने कोई हार्ड नहीं है, आपको यही लिखना पड़ता है, डियर फ्रेंड, साइल, डियर सिस्टर। वैसा ही आपको ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसको आप वीडियो पॉज करके आप अपने नोटबुक में लिख सकते हो, इससे आप पाठ कर सकते हो, ठीक है, पढ़ सकते हो पाठ कर। फिर यहाँ से सिर्फ आपको इतना पैराग्राफ, सिर्फ आपको ये वाला पैराग्राफ लिखना पड़ता है, बाकी नीचे का भी जैसे का वैसा आपको पाठ करना पड़ता है, आपको ये भी वैसा का वैसा ही पाठ करना पड़ता है। और ये बस खत्म, आपको इतना ही लिखना पड़ता है। एंड आपको सिर्फ 9 लाइन लिखना है जिसके आपको 4 मार्क मिल रहे हैं इनफॉर्मल लेटर में, ठीक है। फॉर्मल में आपको बहुत सिस्टमेटिक यानी बहुत खतरनाक आपको इंग्लिश की लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है। फिर यहाँ पे हमारा डायलॉग राइटिंग आता था, ये कट हो गया था, ये देखो अगर मैं यहाँ से कुछ कट हुआ था तो मैं ऐसे कर दिया था, यहाँ पे 1 मार्क मिला मुझे, और यहाँ पे 1 मार्क, और यहाँ पे ये रहा हमारा 3 मार्क, ठीक है। फिर हमारे यहाँ पे अपना ये था वर्बल टू नॉन वर्बल का, ये है 5 मार्क मिल जाते हैं मुझे। फिर यहाँ पर न्यूज़ राइटिंग का फॉर्मेट इस तरीके से आपको लिखना होता है, न्यूज़ राइटिंग
पहले हेडिंग देना पड़ता है, फिर आपको यहाँ पर डेट वगैरह किसने दिया, रिपोर्टर किसने दिया, फिर आपको थोड़ा सा ये लिखना पड़ता है, फिर आपको शुरुआत करके सेवट में आखिरी में कंक्लूजन देना पड़ता है। ठीक है, तो यही पे पेपर हो चुका है ख़त्म। अगर आशा है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, मैंने आपको पहले भी कहा था और अभी भी कहता हूँ, वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी पेपर प्रेजेंटेशन की टिप मिल सके।